नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाइज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य के अंतर्गत दोस्तों कार्यालय हिंदी और भाषा कंप्यूटिंग वाले सब्जेक्ट पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 8 पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी के लिए संवैधानिक स्थिति क्या है, अर्थात कि हिंदी राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो दोस्तों आज के सेशन में हम कंप्लीटली ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान में हिंदी को लेकर के राजभाषा के तौर पर किस प्रकार की स्थिति या किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, है ना। तो कंप्लीटली दोस्तों जहां से शुरुआत इसकी हुई है हिंदी की, वहां से लेकर के इसकी अंतिम कहानी तक हम पूरी कंप्लीटली बात करने वाले हैं। और आज के सेशन से आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि हिंदी जिसे राजभाषा घोषित किया गया है, इसके संविधान में क्या स्थिति है या क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं। अब उम्मीद ये करता हूं मैं कि आपने इससे जस्ट पहले, अर्थात कि जो लेक्चर नंबर 7 था, उससे आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कंप्लीटली भाषाओं के बारे में बताया था कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है और संपर्क भाषा क्या होती है। उन तीनों भाषाओं पर मैंने पूरे विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा की थी, है ना। तो अगर आपने उसे देखा होगा तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच में जो कंफ्यूजन थी वो आप लोगों की समाप्त हो गई होगी और आज का ये सेशन आपको कंप्लीट समझ आएगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों इसके अलावा सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि बीए में पढ़ाए जा रहे सभी विषय इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध करवा चुका हूं, अवेलेबल करवा चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। सब कुछ निःशुल्क है, नोट्स वगैरह सब साथ मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेगी। और नोट्स अगर सभी नोट्स एक ही स्थान पर एक ही साथ लिंक अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही, तो आप बिल्कुल इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हैं, लगभग 8,000 के समथिंग बच्चे ज्वाइन हैं, वो सभी इनका लाभ उठा रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिट की अगर हम बात करें, इकाई की बात करें, तो कार्यालय हिंदी काफी लंबे समय से होल्ड था। अभी अभी क्लास स्टार्ट की है हमने और प्रयास यही किया जा रहा है कि डेली कंटिन्यू रहे क्लासेस। वैसे मॉर्निंग में 7 बजे ये लेक्चर होता है, लेकिन किसी कारण से लेट होने के कारण, है ना, बेसिकली आज छुट्टी होने वाली थी, तो उसने सोचा कि छुट्टी ना करते हुए थोड़ा लेट ही सही लेकिन लेक्चर आपको दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम जल्दी ही अब आ सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट आपकी चल रही है। फर्स्ट यूनिट में दोस्तों अभी हम आज फर्स्ट यूनिट का आखिरी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक के इन 7 लेक्चरों के माध्यम से ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति और संविधान में किए गए प्रमुख प्रावधानों पर। ठीक है ना, तो ये मैं बार बार हर लेक्चर में इसीलिए बताता हूं ताकि आपका जो फोकस है पूरा बना रहे और आपको ये समझ आता रहे कि अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? और फर्स्ट टॉपिक जो हम लेते हैं, सबसे पहला जो लेक्चर लेते हैं, उसमें हम आपको सिलेबस ही एनालाइज करवाते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कौन कौन से टॉपिक हम कंप्लीटली पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है ना, बेसिकली आपने जब शुरुआत की होगी सेशन को देखने की, तो आपने वो जरूर देखा होगा फर्स्ट वाला लेक्चर। चलिए छोड़िए, बाकी सब तो चर्चा चलती रहेगी। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। आज के टॉपिक और आज के लेक्चर की जो मेथड होने वाली है, मतलब किस किस कंटेंट के सहायता से आज का हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति की। तो हिंदी के लिए भारतीय संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या प्रावधान किए हुए हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम हिंदी को राजभाषा के रूप में मानने के बाद में फिर एक एक करके हर एक क्षेत्र की अलग अलग चर्चा करेंगे, अर्थात कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है। इसके अलावा प्रादेशिक भाषाएं अर्थात कि जो हमारे विधानमंडल है, जो राज्य सरकार होती है, तो विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से हिंदी और उन राज्यों की भाषाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में न्यायालय की भाषा क्या है हमारे यहाँ पर, उस पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे विशेष निर्देश के बारे में। इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हम आज का टॉपिक कवर करने वाले हैं। शांति से यार, काय की जल्दबाजी ना, शांति से पढ़े, क्योंकि आज का जो सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दबाजी वाला सेशन नहीं है आज का। बहुत आराम से आपको इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें कंप्लीटली संविधान के अनुच्छेदों की, आर्टिकल की बात करनी है। ठीक है, एक प्रश्न है आज के टॉपिक संबंधित, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए
संविधान में किए गए प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पूरे स्लाइड में मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति। दोस्तों कंटेंट हालांकि मैं खोल देता हूं आपके सामने, पूरा कंटेंट आपके सामने ले आता हूं, उसके बाद हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ओके, पूरा कंटेंट ओपन हो गया। ठीक है, अब सुनिए। हिंदी की दोस्तों अगर हम बात करें तो हिंदी भारत में अधिकतम लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है, या अगर हिंदी की ही बात करें तो हिंदी भारत में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसी कारण से हिंदी को भारत को आजाद होने से पहले से ही जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग बहुत प्रबल हो रही थी। काफी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। कहा जा रहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, और जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उन्हीं आंदोलनों के साथ साथ में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग भी प्रबल होती जा रही थी। तो इसी मांग को देखते हुए ही भारत के आजाद होने के बाद जब संविधान बनने लगा तो संविधान निर्माताओं ने हिंदी के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए। तो ये विशेष प्रावधान संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो प्रावधान किए थे उसकी शुरुआत संविधान सभा ने कब की थी दोस्तों? तो ये की थी उन्होंने सितंबर 1949 में। कब? सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 में। तो 1949 में संविधान सभा ने संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करते हुए, संघ की राजभाषा याद रखिएगा, संघ की राजभाषा है ना, राज्य की नहीं बोला मैंने, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो यहां पर 1949 को संविधान सभा ने संघ की राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार करते हुए हिंदी के लिए कुछ संविधान में कुछ विशेष प्रबंध किए, कुछ विशेष प्रावधान किए। कौन कौन से प्रावधान किए? तो यहां पर 3 विशेष स्थानों पर हिंदी के लिए प्रावधान किए गए थे। एक किया गया था संविधान के भाग 5 में, एक संविधान के भाग 6 में और एक संविधान के भाग 17 में। बस इन 3 भागों को आप लोग याद रखेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहेगा। कहां कहां पर किया गया था? तो हिंदी के लिए संविधान में प्रावधान किए गए भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में। अगर हम भाग 5 की बात करें दोस्तों, तो भाग 5 के अंदर आर्टिकल 120 में प्रावधान किया गया। कब? कौन से में? अनुच्छेद 120 में प्रावधान किया गया संसद के लिए, और कहा गया कि संघ के कामकाज में, संघ की कार्यवाही में, संघ की पत्राचार में, या जो भी संघ सरकार में कार्य होता है, संसद में जो भी काम होगा वो हिंदी में होगा, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी होगा। अभी इंग्लिश का फंडा क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। तो फिलहाल ध्यान सुनिएगा। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में यह प्रावधान किया गया कि संसद की जितनी भी कार्यवाही होती है, जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी कामकाज में हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार से संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य के जो विधानमंडल है, इन विधानमंडलों में भी अंग्रेजी या हिंदी के साथ साथ में उस राज्य में बोले जाने वाली प्रथम भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। राज्यों में ऐसा प्रावधान क्यों किया गया? सिर्फ हिंदी क्यों रखी? क्योंकि दोस्तों अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती या हिंदी प्रथम भाषा हो। भारत में दक्षिण भारत को आप देख लीजिए तो वहां पर आपको हिंदी दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में मिलेगी, है ना, वहां पर भाषा अलग है। तो इस कारण से वहां के लिए अनुच्छेद 210 में विशेष प्रावधान किया कि कोई राज्य अगर चाहे तो अपनी क्षेत्रीय रीजनल जो लैंग्वेज है, जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, उस लैंग्वेज के साथ में हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं और अंग्रेजी का भी कर सकते हैं। तो उनको स्वतंत्र रखा गया कुल मिलाकर के। इसके बाद में बात करते हैं संविधान के भाग 17 में। तो संविधान के भाग 17 में कुछ आर्टिकल रखे गए जिनमें 343 से लेकर के 351 तक के जितने भी आर्टिकल है उनमें हिंदी को लेकर विशेष प्रावधान किए गए, और उन प्रावधानों पर भी हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। क्लियर है? तो ये तो थी आपकी संवैधानिक स्थिति कि संविधान में किस प्रकार के प्रावधान किए गए। तो इस प्रावधान के अंतर्गत आपको 2-3 बातें विशेष रूप से याद रखनी है। एक तो ये रखना है कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? तो 14 सितंबर
1949 को। दूसरी बात याद रखना है आपको कि संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में हिंदी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वहीं भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में जो कार्यवाही होती है उसमें उसे राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। भाग 5 में राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है, भाग 17 में अन्य क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है, अर्थात 343, 344, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से दोस्तों, हालांकि मूल संविधान की अगर बात करें तो वहां भाषा उस समय अनुसूची 8 में बहुत कम थी, लेकिन बाद में आगे बढ़कर के कंप्लीटली अगर हम बात करें अनुसूची 8 की, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। उनमें से जो अनुसूची 8 है वो अनुसूची स्पेशली सिर्फ भाषाओं के लिए ही बनाई गई है, जिसमें भारत की 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुसूची 8 में भारत की 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। उन 22 भाषाओं में से कुछ भाषा ऐसी थी जो बाद में जाकर के जुड़ी, जो कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये तथ्य याद रखना। 22 भाषाओं के नाम कुछ इस प्रकार से है: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ये भाषाएं वो थी दोस्तों जो प्रारंभिक रूप से ही जोड़ ली गई थी। लेकिन उसमें से जो सिंधी भाषा आपको नजर आ रही है ये वाली, ये सिंधी भाषा 1967 में, कब? 1967 में 21वां संविधान संशोधन करते हुए इस सिंधी भाषा को जोड़ा गया था अनुसूची 8 में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो 3 भाषाओं को हम और ले लेते हैं। कौन कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तो ये मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषाओं को 1992 में जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन करते हुए। कहां पर जोड़ा गया था? अनुसूची 8 में ही, क्योंकि सभी भाषाएं कहां पर मिलेगी आपको? संविधान की अनुसूची 8 में मिलेगी। क्लियर है ना? और उसके बाद में अगली बार में जो तीसरा राउंड हुआ उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। वो कौन कौन 4 भाषा थी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। ठीक है, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, इन 4 भाषाओं को और लिया। कब? 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी भाषा को संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया। इस प्रकार से हिंदी को लेकर के हिंदी को विशेष स्थान संविधान के अंदर दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया था? क्योंकि भारत की अधिकतम जनसंख्या के द्वारा हिंदी बोली जा रही थी भारत में, और आजादी से पहले से इसकी मांग उठ रही थी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की। तो राष्ट्रभाषा नहीं, लेकिन राजभाषा के रूप में तो इसको पूर्णतः स्वीकार किया ही गया है। क्लियर है? अब संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से किस तरह से हिंदी के लिए आने वाले समय के लिए भी जो हिंदी का फ्यूचर डिसाइड करके गए थे, वो है ना। अब हालांकि देखिए, हमेशा हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, जैसा मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी के लिए या हिंदी का जो भविष्य निर्धारित किया था, है ना, उस भविष्य को हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। और बल्कि जिस स्ट्रॉन्गनेस के साथ में हिंदी को संविधान में पुट करके वो गए थे, संविधान में जो स्थान देकर गए थे, वो स्थान भी आज कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि जो उम्मीदें आने वाली सरकार से संविधान निर्माताओं ने लगाई थी कि किस प्रकार से वो हिंदी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाई, वो एक दूसरी बात है। लेकिन फिलहाल का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है कि संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है। उसके बाद हम रियलिटी में समझेंगे कि रियलिटी में क्या हिंदी को जो संविधान में स्थान दिया गया है वही स्थान क्या वास्तविक जीवन में दिया गया है या नहीं। ठीक है ना। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हमने 2 तो बात कर ली है, भाग 5 और भाग 6 की। अब हमें विशेष रूप से चर्चा करनी है, जो उलझाने वाले पार्ट होते हैं वो होता है संविधान का भाग 17। क्योंकि संविधान के भाग 17 में 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों में राजभाषा के से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राजभाषा से, यहां हिंदी नहीं बोला मैंने अभी, राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और चूंकि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को पहले ही स्वीकार कर लिया गया। क्लियर हो पा रहा है ना। ठीक है, चलिए, तो अब हम इनको एक एक करके कि भाग 17 के अंदर जितने भी हम कंटेंट को देखने वाले हैं, अब ये भाग 17 के अंदर और अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल
343 से लेकर 351 तक की पूरी, अब ये पूरा सफर हम करने वाले, वो 351 तक जाते जाते हमारा सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संघ की राजभाषा की, संघ की राजभाषा की, क्योंकि अनुच्छेद माफ कीजिएगा भाग 17 के अंतर्गत भी जो है 17 के भाग 17 में संघ की राजभाषा के रूप में भी हिंदी के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। कुछ इस प्रकार से अनुच्छेद 343 की अगर हम बात करें, 343 की, तो अनुच्छेद 343 में दो खंड बनाए गए, दो खंड अलग अलग बनाए गए। इसमें से एक जो पहला खंड था, जो पहला भाग था आर्टिकल 343 का, उसमें कहा गया कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की क्या होगी? राजभाषा होगी। ये इतना प्रावधान कर दिया गया। वो वहीं दूसरे भाग में ये भी बोला गया, दूसरा भाग बनाया, इसका दूसरा खंड बनाया, और उसमें उल्लेखित किया गया कि संविधान लागू होने से अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी, मतलब अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा राजभाषा के रूप में। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि यार कभी लंबे समय से 250-300 सालों से जो है अंग्रेजी में कार्य हो रहा था भारत का, तो लगभग, है ना, तो उसी रूप में अगर काम होता रहेगा तो सरकार जैसे चलती रहेगी। क्योंकि देश अभी अभी आजाद हुआ और एकदम से सब कुछ परिवर्तन करना, सब कुछ चेंज करना तो इतना आसान तो होता नहीं है ना। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने डिसाइड किया कि अगले 15 सालों तक के लिए जो है हम इंग्लिश को ही, अंग्रेजी को ही राजभाषा के रूप में छोड़ देते हैं। और जैसे ही जैसे आने वाली सरकार को समझ आएगा कि यार अब हम जो है अंग्रेजी के स्थान पर हम हिंदी को पुट कर सकते हैं, तो हिंदी को कर दिया जाएगा, है ना। तो इसी के लिए उन्होंने भाग 2 भी बनाया, इसका खंड 2 बनाया, और उसमें प्रावधान कर दिया कि 15 साल तक तो, अगले 15 साल तक तो जो है अंग्रेजी ही राजभाषा के रूप में काम करेगी। लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले भी हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर आरूढ़ कर सकते हैं, ला सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यह प्रावधान किया गया था 343 में। अगले अनुच्छेद पे बात करते हैं, आर्टिकल 344 की अगर बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 344 में विशेष प्रावधान किया गया आयोग और समिति को लेकर के, आयोग और समिति को लेकर के। तो 344 में भी जो है एक तरह से कह सकते हो कि 2 पार्ट इसके भी बनाए गए, 2 पार्ट बनाए गए। एक में कहा गया कि राष्ट्रपति हर अगले 5 वर्षों बाद, संविधान लागू होने के 5 वर्षों के बाद में एक आयोग गठित करेगा, एक आयोग गठित करेगा जिसमें एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे। तो उसके सदस्य कौन होंगे? कुछ राज्यों के अलग अलग भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, है ना, अलग अलग भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उस आयोग के सदस्य होंगे। अच्छा, काम क्या करेगा ये आयोग? तो ये आयोग अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। किस पर करेगा? राजभाषा पर करेगा, हिंदी पर करेगा, कि अब हिंदी को राजभाषा बनाने, है ना, बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या क्या आपत्तियां आ सकती है। और ये अपनी रिपोर्ट तैयार करके किसको देगा? तो संसद की समिति को देगा, राष्ट्रपति को नहीं देगा। किसको देगा? संसद की समिति को देगा। तो इसके लिए समिति की भी व्यवस्था की गई। और समिति किसके द्वारा गठित होगी? संसद के द्वारा होगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य रहेंगे। इसमें प्रावधान किया गया समिति बनाने के लिए कि जब इस प्रकार की समिति का निर्माण होगा, जो आयोग से रिपोर्ट लेगा और उस रिपोर्ट पर काम करेगा, जांच करेगा, तो ऐसी समिति 20 लोकसभा के सदस्यों के द्वारा और 10 राज्यसभा के सदस्यों के से मिलकर के 30 लोगों की कंप्लीटली ये कमेटी बनेगी, ये समिति बनेगी। क्लियर है? तो ये प्रावधान किया गया 344 में। आगे बात करें 345 की, अनुच्छेद 345 की, तो दोस्तों धाराएं हमारी इसी प्रकार से कंटिन्यू चलेगी, यहां क्षेत्र बदल जाएंगे। जैसे कि जो धारा 343 और 344, ये जो 2 आर्टिकल थे, ये 2 आर्टिकल विशेष रूप से संघ सरकार से संबंधित थे, इसलिए इस पार्ट में रखे। आगे वाले पार्ट में प्रादेशिक भाषाएं, मतलब राज्यों की भाषा के रूप में जो है अब कुछ आर्टिकलों को देखने वाले हैं। 345 की अगर बात करें, अनुच्छेद 345 में, तो इसमें प्रावधान किया गया किसके? विशेष रूप से राज्य के विधानमंडलों के लिए। जैसे कि पहले 343 में संघ सरकार के लिए, मतलब संसद के लिए प्रावधान किया गया था, उसी प्रकार से अनुच्छेद 345 में राज्य के विधानमंडलों के लिए प्रावधान किया गया। तो भैया क्या प्रावधान किया गया इसमें? इसमें कहा गया कि राज्य में जो भाषाएं प्रयोग होती है, राज्य में, अब हर राज्य की अलग अलग भाषा है ना, तो राज्य में जो भाषा प्रयोग में आती है उनमें से किसी भी भाषा को या हिंदी को
राज्य में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उनमें से किसी भी भाषा को या हिंदी को उस राज्य के शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए स्वीकार किया जा सकेगा। मतलब राज्य स्वीकार कर सकता है। कुल मिलाकर के 345 सटीक रूप से यह कहता है कि आप राज्य में जो अधिकतम लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है या तो उस भाषा को या हिंदी को आप अपने लिए राजभाषा बना सकते हैं, शासकीय कार्यों को करने के लिए राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं 345 में। वही 346 की अगर बात करें तो 346 में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में, ध्यान दीजिएगा, एक राज्य दूसरे राज्य से या राज्य संघ सरकार से, इनके बीच में एक मतलब एक अलग अलग राज्यों के बीच या राज्य का संघ सरकार के बीच में जो भी पत्राचार होता है, पत्र व्यवहार होता है, वो पत्र व्यवहार की राजभाषा को लेकर के प्रावधान किया गया है ना। तो यहां पर यह प्रावधान किया गया कि यदि दो या अधिक राज्य ये स्वीकार करते हैं कि उनके साथ में हिंदी भाषा में पत्राचार होना चाहिए या दूसरी किसी भाषा में पत्राचार होना चाहिए, तो उसकी अनुमति इनको दे दी जाएगी। दो या दो से अधिक राज्य अगर ये है ना करार करते हैं किससे, संघ सरकार से, राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति इस प्रकार की अनुमति दे देगा राज्यों को। क्लियर है? इससे क्या होगा, राजभाषा को और बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आर्टिकल 347 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रूप में है, तो यदि कोई राज्य अगर मांग करते हैं, राज्य मांग करे और राष्ट्रपति को यह समाधान भी हो जाए कि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग किसी एक विशेष भाषा को बोलता है, तो उस भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को शासकीय मान्यता दी जाए, मतलब उस राज्य की वास्तविक राज्य भाषा बना दी जाए, है ना। तो यहां पर मांग करना भी आवश्यक नहीं होगा, याद रखिएगा, यहां पर मांग करना भी आवश्यक नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि नहीं, वास्तविक रूप से जो कोई राज्य है, उस राज्य की जनता प्रभावित हो रही है, परेशान है किसी भाषा को लेकर के, तो उस भाषा में उस भाषा को रख सकते हैं उस राज्य के सरकारी कामकाज में जिस भाषा से राज्य के अधिकतम लोग परिचित हैं या बोलने समझने में प्रयोग करते हैं। क्लियर है? एक सिंगल राज्य की बात हो रही है इसमें, आर्टिकल 347 में एक सिंगल राज्य की, जबकि आर्टिकल 345 और 346 में दो या दो से अधिक राज्यों की कहानी थी। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा पर। आर्टिकल हमारा कंटिन्यू रहेगा, आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें विशेष रूप से प्रावधान किया गया उच्चतम न्यायालय, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनमें किस प्रकार कौन सी भाषा का प्रयोग होगा। तो स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, 300 अनुच्छेद 348 के अंतर्गत कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही सभी कार्यवाही उनकी अंग्रेजी भाषा में ही होगी। साथ में यह प्रावधान भी किया गया है विशेष रूप से हाईकोर्ट के लिए, अर्थात उच्च न्यायालयों के लिए जो अलग अलग राज्यों में होते हैं, कि किसी राज्य का राज्यपाल अगर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भाषा का या उस राज्य के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत करना चाहे तो कर सकेगा। समझिएगा यहां पर कि कोई राज्यपाल अगर चाहता है कि उस राज्य विशेष का जो हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट में अंग्रेजी के अलावा उस राज्य की अधिकतम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के यह कार्य कर सकेगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो, कंप्लीटली ना राज्य सरकारों को जो है एकदम ढीला छोड़ दिया गया ताकि वो राजभाषा को बढ़ावा दे सके, ऐसी भाषा पर काम कर सके जो अधिकतम लोगों के द्वारा समझी जाती है, बोली जाती है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक ये चीजें है नहीं। आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जब हालत देखोगे ना, तो वहां अंग्रेजी के अलावा कुछ समझ आता ही नहीं, सिर्फ अंग्रेजी ही चलती है। राज्य के अधिकतम हाईकोर्ट में भी आप ये स्थिति देख सकते हैं, अधिकतम हाईकोर्ट में, क्योंकि मैं तो खुद एक एडवोकेट रहा हूं ना यार, मुझे अच्छे से पता है। तो हिंदी ना कभी कभी स्थिति ये फंस जाती है, कभी कभी ये दुर्गति हो जाती है लोगों के साथ में कि एक किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना, तो जज और वकील के बीच में कंप्लीट बहस हो जाती है
और उस जिसके ऊपर केस चल रहा है, जिसका मामला चल रहा है, उसे पल्ले ही नहीं पड़ता हुआ क्या है ना। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में सब कुछ डिस्कशन हो गया, उसे अंग्रेजी जरूर थोड़ी ना सबको अंग्रेजी आए, ठीक है। तो ये हालांकि वो एक अलग बात है, पर फिलहाल हमें तो संविधान की बात पढ़ना है यहां पर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 349, 339। ये सभी आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, और आर्टिकल में ये जो हाईलाइट किए हुए ना पॉइंट, ये सब कीवर्ड है, इनमें से कोई सा भी कीवर्ड उठा करके आर्टिकल को याद रखने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। तो अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने को लेकर के प्रावधान किया गया है। भाषा को लेकर अगर संविधान में कुछ संशोधन करना है या कोई नया विधेयक लेकर के आना है, किसके लिए? भाषा के लिए, विशेष रूप से भाषा से संबंधित, है ना। तो उसको लेकर के प्रावधान किया गया है संविधान में। क्या प्रावधान किया गया है? यहां कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक किसी भी प्रयोजन के लिए भाषा में परिवर्तन करने वाला अगर कोई विधेयक आता है या कोई संशोधन करने का प्रयास करती है सरकार, तो ऐसा कार्य संसद राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही कर सकती है, अन्यथा नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है कि संविधान लागू होने से 15 वर्षों तक भाषा वाले खंड में छेड़छाड़ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। हालांकि राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति रखते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और राष्ट्रपति भी ऐसी डायरेक्टली अनुमति नहीं देंगे, बल्कि वो भी आयोग की सिफारिश, कौन से आयोग दोस्तों हमने बात की थी, 344वां जो हमारा आर्टिकल था, उसमें एक आयोग था और एक समिति थी, है ना। तो आयोग और समिति दोनों की रिपोर्ट को देखेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही राष्ट्रपति संसद को यह पूर्व अनुमति देंगे कि किस प्रकार का विधेयक लाना चाहते हैं भाषा से संबंधित, या किस प्रकार का संशोधन वो करना चाहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं विशेष निर्देश की, कुछ विशेष प्रावधान कुछ विशेष क्षेत्रों से संबंधित। किस प्रकार के? तो एक आर्टिकल मिलेगा आपको 350। कौन सा आर्टिकल दोस्तों? 350 आर्टिकल मिलेगा। इसमें प्रावधान किया गया कि अगर जनता को कोई कष्ट है भाषा को लेकर के, है ना, तो वो आवेदन कर सकते हैं संघ सरकार में भी और राज्य सरकार में भी। लेकिन यहां पर एक कंडीशन ये भी रखी गई है कि संघ सरकार में या राज्य सरकार में इस प्रकार के अभ्यावेदन जब वो देंगे तो उन्हें उसी भाषा में अभ्यावेदन देना पड़ेगा जो भाषा संघ सरकार में या उस राज्य सरकार में चल रही है। समझिएगा, तो संघ सरकार या राज्य सरकार को इस प्रकार का अभ्यावेदन मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकती है, जनता को यह पूरा हक है। तो इस किस किस विषय में यह अभ्यावेदन हो सकता है? तो आइए इसके लिए इसमें भी दो खंड तैयार किए गए हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 350(1) और आर्टिकल 350(2), या का और खा कह दीजिए। तो आर्टिकल 350 का में प्रावधान किया गया प्राथमिक शिक्षा को लेकर के, और कहा गया कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसे मातृभाषा के रूप में दी जा सकती है यदि कोई राज्य चाहे तो। क्लियर? उसी प्रकार से दूसरा जो खंड बनाया गया 350 खा वाला, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की बात की गई है। 350 खा में भाषाई जो अल्पसंख्यक होते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक समझते हैं ना, अल्पसंख्यक हर एक कैटेगरी अलग अलग होंगे, तो भाषाई अल्पसंख्यक जिनकी भाषा बहुत कम है, तो ऐसे लोगों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की बात की गई है। तो संविधान के द्वारा एक ऐसा विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति साहब एक ऐसा अधिकारी नियुक्त करेंगे जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेंगे। दैट्स सो सिंपल भाषा में, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करेंगे, और उन हितों का संरक्षण करेंगे जिन हितों को संविधान में उल्लेखित किया गया है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट बात करेंगे हम, आखिरी है हमारा 351। कौन सा? आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया। कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य भी होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार करे, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करे।
संभवतः, हालांकि किया नहीं जा रहा है, अनुच्छेद 351 का पालन नहीं किया गया अभी तक, लेकिन संविधान में ये आर्टिकल भी था जो कि अब शायद सरकारें हमारी भूल चुकी है। आर्टिकल 351 को लगभग सरकारें भूल चुकी है कि ऐसा भी कोई प्रावधान है संविधान में, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, सभी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करते हुए, ताकि सभी के लिए हिंदी सहज हो जाए। लेकिन हिंदी की प्रकृति में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि इस वाले आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया था कि हिंदी को सहज बनाइए, हिंदी का प्रसार कीजिए, बढ़ाइए उसे, ताकि पूरी भारत की भाषा बन सके हिंदी। और जिस क्षेत्र में जिस भाषा के साथ तालमेल बिठाने में हिंदी को समस्या आ रही हो, उस हिंदी को इतना सहज बना दीजिए कि वो उस क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को भी समाहित कर ले अपने अंदर। लेकिन हिंदी की प्रकृति समाप्त नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए थी। ये वाला आर्टिकल मैं नहीं कहता हूं, बल्कि ये संविधान का आर्टिकल 351 कहता है। किससे? सरकार से कहता है। क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों हमने जहां जहां पर भी संविधान में हिंदी राजभाषा के लिए व्यवस्था की गई थी या प्रावधान किए गए थे, उन सब पर हमने वन बाय वन करके डिस्कस करने का प्रयास किया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, क्या हेल्पफुल रहा। अगर दोस्तों हेल्पफुल रहता है ना तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें यार आप लोग, ठीक है ना। और आप लोगों के द्वारा हालांकि इतनी प्यारी कमेंटें आती है और इतने ज्यादा आप लोग प्रेम कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा, लगभग अब 1 लाख टच करने वाले हैं हम लोग। हालांकि 1 लाख टच होंगे तो वैसे ही आप लोगों के साथ बिल्कुल हम आपके साथ ही सेलिब्रेट करेंगे, डोंट वरी। लेकिन आप लोगों के द्वारा जिस प्रकार से आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है ना, वाकई में सराहनीय है। आप लोगों के लिए थैंकफुल हूं मैं कि आप लोग जो है इतना स्थान दे रहे हैं अपने हृदय में हमें। वो क्लासेस काफी आप लोगों द्वारा पसंद भी की जा रही है और आप लोग कमेंट पढ़ के तो वास्तविक रूप से हृदय हमारा गदगद हो जाता है कि जिस प्रकार की आप लोग कमेंट करते हैं, सोचकर लगता है कि हमने जिस प्रकार से YouTube पर आकर के हमने कोई गलती नहीं की है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अपना प्रेम बरसाते रहें और सेशन हम इसी प्रकार से लाते रहेंगे दोस्तों। इसे आप लोगों से मोटिवेट होने का मौका मिलता है हमको भी यार। चलिए अगला लेक्चर में हम बात करेंगे इसी सेशन के अंतर्गत हिंदी भाषा में उपलब्ध सॉफ्टवेयर और कीवर्ड पर, है ना। बेसिकली तो कहने को तो ये हिंदी साहित्य है, लेकिन वास्तविक रूप से इतने ये समझ लीजिए इतना कि हम इसमें तो टेक्निकली जो वर्ड है या टेक्निकली जो टॉपिक है उन पर कंप्लीटली डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे आज देख लीजिए ना, ये पूरा पॉलिटिकल साइंस का हमने पूरा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया राजभाषा को लेकर के। हिंदी में है ओके, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा भाग है ये। और ये अगला जो आने वाला है, अब इसको देखिए आप लोग, हिंदी भाषा में जो सॉफ्टवेयर है, जो कीवर्ड है, कीबोर्ड वगैरह, उन सब पर हम डिस्कस करने वाले अगले लेक्चर में, ठीक है ना, जो कि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। तो ये इसमें अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, हर एक पार्ट में एक नया सरप्राइज मिलेगा आप लोगों को, इसलिए हर लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहे। इसमें मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू सो मच। और जिन दोस्तों को भी नोट्स या लेक्चर में कोई समस्या आ रही हो, किसी प्रकार का स्टडी को लेकर कोई डाउट हो, तो दिए गए नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज करके कृपया करके वेट करें, क्योंकि तुरंत रिप्लाई करने की इतनी क्षमता नहीं है हमारी। स्टूडेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है, लगभग 75 से 80 हजार बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप पर ऐड है ना। तो सभी का रिप्लाई, सभी के डाउट तो एक अकेले व्यक्ति के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि पढ़ाई मतलब पूरा कंप्लीट काम संभाल ले, है ना। तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और सेशन को लाइक करे बिना कृपया करके ना जाए, लाइक जरूर कर दिया करें, ध्यान से कर दिया करें। मैं जानता हूं आप लोगों के लिए सेशन हेल्पफुल है, इसीलिए आप लास्ट तक देखते हैं, और इसलिए मैं लास्ट में ही ये वाली चर्चा करता हूं आप लोगों से। हेल्पफुल हो रहा है आप लोगों के लिए, हेल्पफुल है तो फिर आपको लाइक कर देना चाहिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं। और बिल्कुल आप लोगों के सपोर्ट से ही जो है दोस्तों आज ये लोताजी क्लासेस परिवार जो है आज काफी बड़ा बन चुका है, और आप लोगों के साथ हमेशा चल रहेगा, हमेशा बना रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।